नमस्कार दोस्तों। हाल ही में 1 फरवरी को जो हमारे देश में केंद्रीय बजट पेश किया गया था, उसमें 20,000 करोड़ का प्रावधान सीसीयूएस तकनीक के लिए किया गया था। सीसीयूएस यानी कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। अब देखिए, इस बजटीय प्रावधान के कई सारे निहितार्थ हैं। जैसे पिछले 2-3 दशकों में हम जिस जलवायु परिवर्तन के मुद्दे को नज़रअंदाज करते आए हैं, उस मुद्दे को अब टैकल करना बहुत ज़रूरी है। उस मुद्दे को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब जलवायु परिवर्तन इस सीमा तक पहुँच चुका है कि अब अगर हमने जलवायु को अनुकूलित करने का कोई कदम नहीं उठाया, तो ये जलवायु परिवर्तन इर्रिवर्सिबल हो जाएगा। यानी जलवायु परिवर्तन इस हद तक हो जाएगा कि हम उसको वापस पहले के स्तर पे नहीं ला सकते हैं। और इस जलवायु परिवर्तन को टैकल करने में जो कार्बन उत्सर्जन को रोकने के लिए कार्बन को कैप्चर करने की तकनीक है, जिसको हम सीसीयूएस कहते हैं, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो इस बजटीय जो एलोकेशन किया गया है, उसका उद्देश्य ये है कि हमारे देश में जो औद्योगिक उत्सर्जन होता है, उसमें कटौती करना, साथ ही साथ 2070 का जो लक्ष्य भारत ने नेट ज़ीरो का रखा है, उस लक्ष्य को हासिल करना। और इस पूरे बजटीय एलोकेशन में जो विशेष फ़ोकस है, वो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स पे है। हार्ड टू अबेट सेक्टर्स ऐसे सेक्टर्स होते हैं जहाँ पे कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करना लगभग नामुमकिन होता है, लगभग आप समझिए कि असंभव होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इन सारे उत्पाद को बनाने में आप देखें, जो ईंधन का इस्तेमाल होता है, उससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। सामान्यतः हमें औद्योगिक उत्सर्जन का सबसे बड़ा जो कारण देखने को मिलता है, वो होता है जीवाश्म ईंधनों का इस्तेमाल। लेकिन हार्ड टू अबेट सेक्टर्स जो भी हैं, चाहे स्टील हो, सीमेंट हो, रिफाइनरी हो, केमिकल्स हो, इन सब के उत्पादन में जो कार्बन का उत्सर्जन है, वो ईंधन के इस्तेमाल से नहीं, बल्कि जिन रासायनिक अभिक्रियाओं के माध्यम से इन सारे उत्पादों को बनाया जाता है, उस रासायनिक अभिक्रिया के बाई प्रोडक्ट के रूप में कार्बन निकलता है। तो अगर हमें इन सारे उत्पादों को बनाना है, तो कार्बन उत्सर्जन होना ही होना है, हम उसको नियंत्रित नहीं कर सकते। तो जो बजटीय एलोकेशन 20,000 करोड़ का किया गया है, उसमें विशेष फोकस इन्हीं सारे सेक्टर्स पे है। और आप देखिए कि अगर इन सारे सेक्टर्स में से कार्बन उत्सर्जन को जो जो कि ईंधन से नहीं होता है, इन कार्बन उत्सर्जन को हमें नियंत्रित करना है, तो उसके लिए एकमात्र तकनीक हमें सीसीयूएस तकनीक देखने को मिलती है। यानी कि जो इन सेक्टर से कार्बन का उत्सर्जन होता है, हम उसको वायुमंडल में पहुंचने से पहले ही कैप्चर करके कहीं दूसरी जगह पे स्टोर कर लें, और फिर इस स्टोर किए हुए कार्बन का इस्तेमाल दूसरे पर्पस के लिए करें। इसका यूटिलाइजेशन जो है, वो ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाए। इसी को हम सीसीयूएस तकनीक कहते हैं। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम इसी तकनीक के बारे में बात करेंगे। इस तकनीक के अलावा हम भारत की जो नेट ज़ीरो रणनीति है, उसके बारे में बात करेंगे, और भारत में कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करने के लिए और भी दूसरी क्या सरकारी पहलें हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो आज का ये जो हमारा डिस्कशन है, बहुत ही ज़्यादा डिटेल में होने वाला है। तो आई एम योर दोस्त राहुल शर्मा एंड आई वेलकम यू ऑल टू राहुल शर्मा एजुकेशन। सबसे पहले हम दोस्तों बात करते हैं कि सीसीयूएस तकनीक क्या है। लेकिन उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो लाइक कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, सीसीयूएस कई सारे तकनीकों का समूह है, जो औद्योगिक गतिविधियों से निकलने वाले CO2 होते हैं, उनको वातावरण में जाने से पहले ही नियंत्रित करती है। इसमें आपको 3 तरीके के तकनीक आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले कार्बन को कैप्चर किया जाता है। मान लीजिए ये कोई इंडस्ट्री है, यहाँ से इस तरीके से कार्बन निकल रहा है, तो कार्बन में को वायुमंडल में पहुँचने से पहले ही यहाँ पे कैप्चर कर दिया जाता है। ठीक है? इससे क्या होता है कि जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या है, उसमें हमें थोड़ी-सी राहत देखने को मिलती है, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है CO2। CO2 क्या करता है, हमारे वायुमंडल में गर्मी को अवशोषित करता है। तो अब मान लीजिए कि औद्योगिक जो गतिविधियाँ होती है, उसकी वजह से अगर कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन वायुमंडल में होगा, तो हमारे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाएगी, इसका कॉन्सन्ट्रेशन बढ़ जाएगा। तो इसके कॉन्सन्ट्रेशन के बढ़ने की वजह से जो ये गर्मी सोखती है, उसमें भी वृद्धि हो जाएगी, और फिर उससे हमको ग्लोबल वार्मिंग की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो ज़ाहिर-सी बात है, चूँकि CO2 ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रमुख कारण है, इसलिए CO2 को वायुमंडल में उत्सर्जित होने से पहले कैप्चर करना बहुत ज़रूरी है, और सीसीयूएस तकनीक में यही किया जाता है। अब कार्बन को कैप्चर करने के बाद कार्बन का स्टोरेज किया जाता है। ठीक बात है? कार्बन को किसी सुरक्षित रूप से जो अंडरग्राउंड एक भूगर्भित संरचना होती है, उसमें इसको स्टोर किया जाता है, और फिर इस स्टोर किए गए कार्बन डाइऑक्साइड का ईंधन के रूप में या रसायन के रूप में या किसी दूसरी निर्माण सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी इसका यूटिलाइजेशन होता है। तो सीसीयूएस तकनीक में पहला स्टेज होता है कैप्चर का, दूसरा स्टेज होता है स्टोरेज का, और तीसरा स्टेज होता है यूटिलाइजेशन का, यानी उसका दूसरा जो है वो उसका दूसरा इस्तेमाल किया जाएगा। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि सीसीयूएस कोई एकल तकनीक नहीं है, ये कई सारे तकनीकों का समूह है। कार्बन कैप्चर, पहले कैप्चर होता है, फिर उसका ट्रांसपोर्ट करके स्टोरेज किया जाता है, और साथ में बाद में यूटिलाइज़ किया जाता है उसको।
तो इस तरीके से दोस्तों हमने सीसीयूएस के बारे में बात की। अब सीसीयूएस की जैसी तकनीकों की वैश्विक स्थिति की बात करें, तो आपको यूएसए में, यूरोप में, चाइना में बहुत सारी सीसीयूएस परियोजनाएँ चलती हुई दिखेंगी। वर्तमान में केवल 50 मिलियन टन CO2 को ही हम प्रतिवर्ष कैप्चर कर पाते हैं, जबकि ये जो 50 मिलियन टन CO2 का कैप्चर है, ये पूरे वैश्विक उत्सर्जन का केवल 0.5% से भी कम है। यानी कि हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में कार्बन कैप्चर की तकनीक पे काम करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं कि जलवायु परिवर्तन को बेहतर तरीके से नियंत्रित किया जा सके। तो इसका निष्कर्ष क्या निकलता है कि 2025 तक जो पूरे विश्व में का नेट ज़ीरो का लक्ष्य रखा गया है, उस नेट ज़ीरो के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सीसीयूएस के बिना कोई विश्वसनीय मार्ग हमें नहीं सूझ रहा है। तो सीसीयूएस इस 2050 के नेट ज़ीरो लक्ष्य की प्राप्ति में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक साबित हो सकती है। इसके अलावा दोस्तों भारत में सीसीयूएस की ज़रूरत क्यों है, इस पे भी हमें बात करने की ज़रूरत है। क्योंकि अगर बजट में इतने ज़्यादा पैसे का एलोकेशन किया गया है इस तकनीक के लिए, तो ज़ाहिर-सी बात है कि भारत में इसकी ज़रूरत एक अच्छे स्तर पे है, तभी जाके इतने बड़े पैसे की मात्रा को केवल एक तकनीक के लिए एलोकेट किया गया है। तो देखिए, भारत में तीव्र औद्योगिकीकरण और अवसंरचना के विस्तार से उत्सर्जन बढ़ेगा और इस उत्सर्जन का हमारे विश्व की जलवायु पे कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े, इसके लिए हमें इस उत्सर्जित होने वाले CO2 को पहले कैप्चर करना पड़ेगा और इसको हम कैप्चर करेंगे इसी सीसीयूएस तकनीक से। तो इसलिए हमें अपने देश में सीसीयूएस की आवश्यकता है। दूसरा कि हम अपने देश में जलवायु परिवर्तन के लिए जो रिन्यूएबल एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, वो केवल रिन्यूएबल एनर्जी या नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल ही जलवायु परिवर्तन के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स होते हैं, जैसे सीमेंट हो गया, जैसे आप देखें स्टील हो गया, तो इन सारे सेक्टर्स में आप देखें, इन सारे सेक्टर्स के बिना किसी भी देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। कोई भी देश अच्छे ढंग से विकास नहीं कर सकता। तो एक तरफ इन सारे क्षेत्रों की ज़रूरत हमारे देश में है और दूसरी तरफ इन सारे क्षेत्रों से जो कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन होता है, उसको नियंत्रित करने की भी ज़रूरत है। तो अब इन सारे क्षेत्रों में अगर हम नवीकरणीय ऊर्जा का इस्तेमाल करें, तो उससे कार्बन उत्सर्जन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जब हम सीमेंट या स्टील का उत्पादन करते हैं, तो इस उत्पादन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है, वो ईंधन से उत्सर्जित नहीं होता, बल्कि इनको बनाने की जो रासायनिक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया का एक उपोत्पाद होता है, एक बाय प्रोडक्ट होता है कार्बन। तो इसीलिए केवल रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा पर्याप्त नहीं है, क्योंकि सीमेंट और स्टील जैसे उद्योगों में जो अधिकांश CO2 है, वो रासायनिक प्रक्रिया से उत्सर्जित होता है और इन सबको कंट्रोल करने के लिए सीसीयूएस ही एकमात्र व्यावहारिक समाधान हमें प्रतीत होता है। तो दोस्तों भारत में जो है सीसीयूएस की यात्रा काफ़ी अच्छी रही है। जैसे 2021 में जब ग्लासगो के COP 26 में हमने नेट ज़ीरो को हासिल करने की 2070 की अपनी प्रतिबद्धता की जब घोषणा की, तो इसके बाद जो सीमेंट है, स्टील है, केमिकल सेक्टर है, इसमें बहुत सारे पायलट और डिमॉन्स्ट्रेशन प्रोजेक्ट्स को शुरू किया गया। साथ ही साथ कार्बन स्टोरेज साइट्स की पहचान की गई ताकि जो सीसीयूएस तकनीक के माध्यम से कार्बन को कैप्चर करके स्टोर किया जाएगा, तो ज़ाहिर-सी बात है उसके स्टोरेज के लिए एक जगह तो चाहिए। तो हमने फिर इसके बाद कार्बन स्टोरेज साइट्स की पहचान की और इसके लिए जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस था उसको IIT बॉम्बे और JNCASR है, फिर बेंगलुरु है, इन सबको हमने डिटरमिन किया और इन पर ये ज़िम्मेदारी दी कि वो कार्बन स्टोरेज साइट्स की पहचान करें। लेकिन भारत के सामने एक चुनौती भी है कि भारत के सामने हालाँकि विज्ञान तो पता है कि कैसे करके हम सीसीयूएस तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियरिंग, मटेरियल और कॉस्ट इनोवेशन की भारत में बहुत ज़रूरत है। क्योंकि अगर सीसीयूएस तकनीक में पैसा बहुत ज़्यादा लग जाएगा, तो फिर हम इतना पैसा लगाने की स्थिति में नहीं होंगे क्योंकि हमारे देश में अभी-अभी आप देखें तो हम विकसित देश की श्रेणी में नहीं आए हैं। अभी भी हमारा देश विकास कर रहा है, अभी भी हमारा देश विकासशील देश की श्रेणी में है। तो एक विकासशील देश के पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने की कुछ ज़िम्मेदारियाँ होती हैं। तो उन ज़रूरतों को हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते और एक लिमिट से ज़्यादा पैसा हम इस तकनीक में नहीं दे सकते हैं। तो इसीलिए हमारे सामने एक चुनौती ये है कि हम कॉस्ट इनोवेशन अपने देश में करें। एक इंजीनियरिंग की चुनौती हमारे देश में है, लेकिन हमें साइंस पता है तो हम इस पे काम कर सकते हैं और इसको हम बेहतर तरीके से लेके आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम नीति और अनुसंधान ढांचे की बात करें, तो दिसंबर 2024 में DST द्वारा सीसीयूएस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट रोडमैप 2030 को जारी किया गया था कि 2030 तक हम किस तरीके से इस सीसीयूएस तकनीक का इस्तेमाल करके अपने देश में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन इसमें कई सारी बाधाएँ भी हैं, जैसे इसकी लागत बहुत ज़्यादा है, इसमें वित्तीय जोखिम बहुत ज़्यादा है, इसमें नीति की अनिश्चितता यानी कि कौन-सी सरकार इस नीति पे कितना काम करेगी, इसके बारे में अनिश्चितता है और साथ ही साथ इस तकनीक के बारे में जो परीक्षण है, उसकी हमें कमी देखने को मिलती है। तो हमारे देश में हालाँकि नीति बनाई गई है कि सीसीयूएस तकनीक के माध्यम से हमारे देश में जो हार्ड टू अबेट सेक्टर से कार्बन उत्सर्जन होता है, उस कार्बन उत्सर्जन को हम कम कर सकें, लेकिन उसके बावजूद कई सारी बाधाएँ हैं, जिन बाधाओं को हमें पार पाना पड़ेगा।
अब ये जो 20,000 करोड़ का बजट प्रावधान हमारे देश में किया गया है, उसके कई सारे महत्व हैं, जो कि मैंने आपसे पहले भी बात की, कि अगले 5 वर्षों में एक तो ये फंडिंग जो है, वो प्रयोगशाला के लिए भी किया जाएगा, साथ ही साथ फील्ड तक भी इसका जो फंडिंग है, वो किया जाएगा। अब इसकी वजह से अब हमारे देश में टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल जो है, वो और बढ़ेगा। साथ ही साथ 100 से 500 टन की जो CO2 को प्रतिदिन कैप्चर करने की या स्टोरेज करने की जो क्षमता है, हम उसको भी पूरा कर पाएँगे। तो अपेक्षा ये है दोस्तों कि अगले 5 वर्षों में कई सारी व्यावसायिक CCUS परियोजनाएं हमारे देश में शुरू होंगी और हमारे देश में जलवायु परिवर्तन की जो गति है वो और ज़्यादा तेज हो पाएगी। तो दोस्तों, इस बजटीय एलोकेशन से हमारे कई आर्थिक और रणनीतिक लाभ हमें देखने को मिलेंगे। जैसे जो हार्ड टू अबेट सेक्टर्स हैं, जैसे उसमें पावर है, स्टील है, सीमेंट है, रिफाइनरी है, केमिकल्स है। ये क्षेत्र जो है वो भारत के अधिकांश CO2 उत्सर्जन के लिए ज़िम्मेदार हैं। तो इसमें हमें एक तो लाभ देखने को मिलेगा कि इनसे उत्सर्जित होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को हम कैप्चर कर पाएँगे, उनका स्टोरेज कर पाएँगे, उनका हम यूटिलाइज़ेशन कर पाएँगे। साथ ही साथ निर्यात प्रतिस्पर्धा के संदर्भ में भी हमें लाभ देखने को मिलेगा। क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने जो कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म जो आपने देखा होगा कि बहुत सारे उत्पाद जो कि ज़्यादा कार्बन का उत्सर्जन करते हैं, उन पे कई सारे प्रतिबंध लगाए थे। तो जब हम अपने देश में CO2 उत्सर्जन को कम करेंगे, तो उसके माध्यम से जो यूरोपियन यूनियन का जो टैक्स था, वो टैक्स हमारे उत्पाद पे कम पड़ेगा और हमारा फिर जो उत्पाद है वो सस्ता हो जाएगा, तो इससे उस उत्पाद का निर्यात भी बढ़ेगा। तो CCUS से मैंने आपको बताया कि जो उत्पाद है उसका एम्बेडेड कार्बन कम हो जाएगा और भारतीय निर्यात ज़्यादा प्रतिस्पर्धी बन जाएगा। तो दोस्तों, इस पूरी चर्चा का निष्कर्ष ये है कि जो CCUS है वो भारत की जलवायु रणनीति का एक अनिवार्य स्तंभ बन चुका है। अब जब इसको बजटीय समर्थन मिल गया है, तो इससे हम तकनीकी आत्मनिर्भरता को प्राप्त कर सकेंगे। हमारे देश में जो औद्योगिक डिकार्बोनाइजेशन है, उसकी दिशा में ज़्यादा अच्छे से आगे बढ़ पाएँगे। वैश्विक व्यापार में हमको बढ़त मिलेगी, क्योंकि इससे जो किसी भी उत्पाद का एम्बेडेड कार्बन होता है, अंतर्निहित कार्बन होता है, उसमें कमी आएगी। तो ज़ाहिर-सी बात है, इससे हमारा निर्यात बढ़ेगा और निर्यात बढ़ने से वैश्विक व्यापार में हमारी बढ़त बढ़ेगी और जो हमारा 2070 तक नेट ज़ीरो को हासिल करने का लक्ष्य है, वो भी CCUS के बिना हमें संभव प्रतीत नहीं होता है। तो इसमें भी हमारे लिए जो CCUS की तकनीक है, वो एक अत्यंत महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। तो इस तरीके से दोस्तों, जो हमने बात की CCUS तकनीक कैसे भारत में का जलवायु परिवर्तन को और कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए एक बहुत ही बेहतरीन कदम साबित होगी। लेकिन CCUS तकनीक के अलावा भी भारत सरकार की कार्बन उत्सर्जन को घटाने की कई सारी नीतियाँ हैं, कई सारे कदम हैं। उसके बारे में भी हमारा जानना ज़रूरी है, नहीं तो हमारे इस डिस्कशन का जो पर्पस है, वो अधूरा रह जाएगा। सबसे पहले आप देखें कि भारत में नवीकरणीय ऊर्जा का विस्तार किया जा रहा है, क्योंकि देखिए, हार्ड टू अबेट सेक्टर्स के अलावा जो सेक्टर्स हैं, उन सेक्टर्स से जो कार्बन उत्सर्जन है वो इसलिए होता है क्योंकि उनमें जीवाश्म ईंधन का उपयोग किया जाता है। तो अगर हम जीवाश्म ईंधन से नवीकरणीय ऊर्जा पे शिफ्ट कर जाए, तो जाहिर सी बात है जो होने वाला कार्बन उत्सर्जन है उसमें भी कमी आएगी। और नवीकरणीय ऊर्जा के विस्तार के लिए भारत सरकार ने 2030 तक 500 गीगावाट गैर जीवाश्म ऊर्जा का लक्ष्य रखा है। इसके लिए सौर, पवन, ऑफशोर विंड और हाइब्रिड ऊर्जा नीति, इन सबको भारत सरकार ने बनाया है। साथ ही साथ भारत सरकार की ऊर्जा दक्षता उपायों की अगर हम बात करें, तो पैट योजना है, LED योजना है, जिसके माध्यम से जो है ऊर्जा दक्षता में हम वृद्धि करते हैं। कम एनर्जी में जो LED बल्ब है वो ज़्यादा रोशनी देते हैं। स्टार लेबलिंग सिस्टम है, यानी कि कौन सा इक्विपमेंट, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट कौन सा कितना ज़्यादा दक्ष है। आपने किस अलग-अलग फ्रिज पे आप देखेंगे कि जो वॉशिंग मशीन होती है उस पे आपने स्टार देखे होंगे। तो ये स्टार इस बात की ओर दिखाता है, ये बताता है कि वो जो वॉशिंग मशीन है वो कितना ज़्यादा ऊर्जा दक्ष है, कितना ज़्यादा एनर्जी एफिशिएंट है, ठीक है? तो ये सारे उपाय भी हमारी सरकार के द्वारा किए गए हैं। इसके अलावा 2023 में, माफ़ कीजिएगा, 2023 में ग्रीन हाइड्रोजन मिशन सरकार ने शुरू किया था, ताकि रिफाइनरी, उर्वरक, स्टील में जो जीवाश्म ईंधन है उसका एक विकल्प मिल सके। परिवहन क्षेत्र में भी सरकार के द्वारा सुधार किए गए हैं, जैसे फेम टू नीति लाई गई है, EV नीति है, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, फिर BS6 के जो उत्सर्जन मानक है उनको भारत सरकार ने हमारे देश में लागू किया है। साथ ही साथ भारत सरकार के द्वारा कार्बन बाजार का एक तंत्र भी विकसित किया गया है, इंडियन कार्बन मार्केट के तौर पे, और इसमें कार्बन ट्रेडिंग क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम 2023 को भी शुरू किया गया है। साथ ही साथ वन और कार्बन सिंक को भी भारत सरकार बढ़िया तरीके से प्रोत्साहित कर रही है, क्योंकि राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम हो या कैंपा हो, जिसका लक्ष्य क्या है, 2.5 से लेकर 3 बिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड का एक सिंक बनाना। तो इसके माध्यम से भी कार्बन डाइऑक्साइड जो वायुमंडल में है उसको इन सारे सिंक में स्टोर किया जा सकेगा। इसके अलावा जैव ऊर्जा और वैकल्पिक ईंधन के लिए भारत में एथेनॉल ब्लेंडिंग की जा रही है 20% तक। साथ ही साथ सतत परियोजना आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा अपशिष्ट प्रबंधन और सर्कुलर इकोनॉमी का जो कॉन्सेप्ट है, ये भी हमारे देश में जलवायु परिवर्तन की दिशा में और उत्सर्जन में कमी की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम साबित होता है।
क्योंकि वेस्ट टू एनर्जी जो योजना है, उससे वेस्ट के माध्यम से कैसे एनर्जी को डेवलप किया जाएगा, इस पे बात होती है। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन आप देखें ईपीआर है, फिर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है। ये सारे के सारे जो कदम है भारत सरकार के, ये कहीं न कहीं हमारे देश में या पूरे विश्व के जलवायु के परिवर्तन में बहुत ज़्यादा योगदान देंगे और हमारे देश में जो कार्बन उत्सर्जन होता है, उसमें भी कमी लाएँगे। इसके साथ-साथ अंतर्राष्ट्रीय और व्यवहार परिवर्तन की भी पहल है। जैसे आप देखें पेरिस एग्रीमेंट में जो नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशंस है, यानी कि हर देश का अपना एक कंट्रीब्यूशन होगा कि वो कितना कार्बन को उत्सर्जित करेगा और उस कितना कार्बन को उस कार्बन के उत्सर्जन के बाद उसका निपटारा किस तरीके से करेगा, हर देश की अपना ये ज़िम्मेदारी होती है। इसके अलावा आप देखें तो भारत ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को भी शुरू किया है ताकि सौर ऊर्जा को बढ़ाया जा सके, जो कि एक स्वच्छ ऊर्जा है। इससे कार्बन उत्सर्जन नहीं होता। लाइफ मिशन है, लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट मिशन है, जिसमें ये बताया गया है कि कैसे हम अपने लाइफस्टाइल में परिवर्तन करके भी अपने जलवायु परिवर्तन में योगदान दे सकते हैं। जलवायु परिवर्तन को कम करने में, काउंटर करने में योगदान दे सकते हैं। स्वच्छ कोयला और औद्योगिक सुधार की बात करें तो सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। कोल गैसिफिकेशन का प्रोसेस है, पुराने जो प्लांट्स हैं उनका चरणबद्ध निष्कासन किया जा रहा है। तो इन सारे कदमों की वजह से, इन सारे कदमों की मदद से जो भारत सरकार है वो कार्बन उत्सर्जन को कम करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अगर हमने इन सारे कदमों पे निरंतरता बनाए रखी तो 2070 तक जो हमारा नेट ज़ीरो का लक्ष्य है वो हम हासिल करता हुआ अभी से देख रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब जाके हमारा ये जो सेशन है उसका उद्देश्य पूरा होता है। हमने सीसीयूएस तकनीक के बारे में बात की और इसके अलावा भी हमने बात की कि भारत सरकार की और कौन-कौन सी पहलें हैं जो कार्बन उत्सर्जन में कमी के लिए लाई गई हैं, जलवायु परिवर्तन को काउंटर करने के लिए लाई गई हैं। तो अब जाके यहाँ पे हमारा सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। तो अगर आपने इस सेशन को दोस्तों ध्यान से सुना है, तो आप इस यूपीएससी प्रीलिम्स के क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि पहला सवाल है, इसमें पहला स्टेटमेंट क्या है कि कार्बन कैप्चर, यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज यानी सीसीयूएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। सीसीयूएस का प्रमुख उद्देश्य औद्योगिक प्रक्रियाओं से निकलने वाली CO2 को वातावरण में प्रवेश करने से पहले नियंत्रित करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला सही है बिल्कुल। अब उसके बाद दूसरा देखें तो सीमेंट और स्टील उद्योगों में अधिकांश CO2 उत्सर्जन ईंधन दहन के कारण होता है। देखिए, मैंने अभी आपको बताया था कि सीमेंट और स्टील उद्योग ऐसे क्षेत्र होते हैं जहाँ पे ईंधन दहन के कारण CO2 उत्सर्जन नहीं होता, बल्कि रासायनिक प्रक्रिया के कारण होता है। तो ये आपका गलत हो जाता है। फिर तीसरा है भारत में सीसीयूएस को बढ़ावा देने हेतु हालिया बजटीय प्रावधान का मुख्य उद्देश्य प्रयोगशाला स्तरीय तकनीकों को वाणिज्यिक स्तर तक ले जाना है। यह भी सही है। चौथा है वैश्विक स्तर पर सीसीयूएस परियोजनाएं कुल वैश्विक उत्सर्जन के आधे से अधिक को कवर करती है। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत है। तो कहने का मतलब ये कि CO2 उत्सर्जन जितना होता है उसका केवल 0.5% जो है उससे भी कम जो है वो सीसीयूएस परियोजनाएं उसको कार्बन को कैप्चर कर पाती हैं। तो इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि पहला और तीसरा आपका सही स्टेटमेंट है। तो आपसे क्या पूछा गया कौन से कथन सही है? तो पहला और तीसरा आपका सही है। यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हैं अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो। और दोस्तों अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सेशन का, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल राहुल शर्मा करंट अफेयर्स को ज़रूर ज्वाइन करें, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जाने से पहले एक बार फिर से मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। मिलता हूँ आपसे अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।